नमस्ते स्टूडेंट्स। आइए आज हम फिर चर्चा करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर वही 14 है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की हम बात कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी गिवन पॉइंट से एक लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होती है। ये हमारा कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में था, जिसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था कि किसी पॉइंट से किसी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उस पॉइंट से उस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वो परपेंडिकुलर का जो फुट है जहां लाइन पे आकर टच होता है उस पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करेंगे। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने का हमारे पास तरीका जो था वो ये था कि लाइन के जो इक्वेशन को आप कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। उस कार्टेशियन फॉर्म के इक्वल में एक कांस्टेंट लैम्ब्डा आप सपोज कीजिए और उस लैम्ब्डा की सहायता से उस लाइन के कार्टेशियन इक्वेशन से x, y और z की वैल्यू ज्ञात कीजिए। जब किसी लाइन के कार्तीय समीकरण कार्टेशियन जो इक्वेशन होता है उससे x, y, z फाइंड आउट करते हैं, दैट मीन्स वो x, y और z उस लाइन के किसी अननोन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो जो हम गिवन पॉइंट से उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो उस परपेंडिकुलर का जो फुट है वो भी एक अननोन पॉइंट है उस लाइन के लिए। तो उस लाइन का अननोन पॉइंट के लिए x, y, z हम लाइन के इक्वेशन से पता कर लेंगे और वो अननोन पॉइंट आपको ज्ञात हो जाता है तो आप गिवन पॉइंट और जो अननोन पॉइंट है उसका आप डायरेक्शन रेशियो पता करेंगे। लाइन के डायरेक्शन रेशियो और उस परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 आना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट से आप लैम्ब्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वो लैम्ब्डा की वैल्यू आप यूज करेंगे तो आपको उस परपेंडिकुलर के फुट यानी पाद यानी उस पैर के निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे और जिस बिंदु से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो आपको ऑलरेडी गिवन होता है। इस प्रकार आप किसी बिंदु से किसी रेखा की लंबवत दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आज आपको एक सवाल लेता हूं ऐसा जो इस थीम को फिर से आपको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा और साथ ही साथ हम जो एक्सरसाइज 14.4 है उसका फर्स्ट हो चुका है मान लीजिए और सेकंड जो इसका क्वेश्चन है, सेकंड जो डाउट है उसमें जो रेखा है वो भी अपने वेक्टर फॉर्म में है। वो भी कॉन्सेप्ट हम आज से 2 वीडियो पहले पढ़ चुके हैं और थर्ड जो अपना क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से लास्ट वीडियो में दिया था। तो उसके जस्ट अकॉर्डिंग यानी हमारा एग्जाम्पल हमने 16th पेज नंबर 392 पे ऊपर की साइड में एक एग्जाम्पल पढ़ा है 16th नंबर का, सेम एज इट जो थर्ड नंबर का डाउट है वो 16th एग्जाम्पल की तरह होना है। 16th एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उसकी तरह इसको करिए। फिर भी डाउट होती है तो आप मुझे कॉल करिएगा। फिर मैं बात करता हूं कि जो डाउट नंबर है हमारा स्टूडेंट्स वो है 4th। अच्छा डाउट है, एक पॉइंट गिवन है 2, 3, 2, उससे जाने वाली लाइन का इक्वेशन हमें पता करना है और वो लाइन एक अदर लाइन है जिसका हमें वेक्टर फॉर्म गिवन है, उसके पैरेलल है, समांतर है, किसी दी गई रेखा के समांतर और दिए गए बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण पहले हमें ज्ञात करना है। उसके बाद उन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। आइए स्टूडेंट्स मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर पहले मैं भाषा नहीं लिखूंगा, पहले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सवाल को आप कैसे स्टार्टअप करेंगे वो आपको देता हूं। यहां पर पॉइंट है 2, 3, 2 और सपोज एक लाइन का वेक्टर इक्वेशन इस प्रकार है। लाइन का वेक्टर इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा जाता है। स्टूडेंट्स इस पॉइंट से जाने वाली लाइन और इस लाइन जो दे रखी है इसके समांतर यदि कोई लाइन है यानी इस पॉइंट से तो गुजरती है, इसके समांतर जाती है
ऐसी रेखा का समीकरण यदि हमें ज्ञात करना है तो सदिश समीकरण लिखना हो उस नई वाली रेखा का, तो ये पॉइंट तो ए का काम करेगा। ये पॉइंट क्या बनाएगा? वेक्टर ए बनाएगा। लैम्बडा लैम्बडा ही रहेगा, यहां चाहो तो लैम्बडा जब म्यू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बी है वो इस रेखा में से उठाया जाता है। ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसा इसलिए हुआ कि यदि कोई दो रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो उन रेखाओं के जो बी हैं, लैम्बडा का जो गुणांक सदिश है, वे भी परस्पर समांतर होते हैं। जैसे उस दी गई रेखा का सदिश समीकरण ये है और हमें जो ज्ञात करनी है उस रेखा का सदिश समीकरण ये है, तो यहां पर लैम्बडा का गुणांक और यहां म्यू का गुणांक समान होने चाहिए यदि ये दोनों समांतर है। तो समांतर और सरेख होने का एक ही प्रतिबंध है, एक ही कंडीशन है कि यदि दो रेखाएं समांतर है तो उनका जो बी है वो समान होना चाहिए, और यदि सरेख है तो भी बी सेम या समान ही होना चाहिए। उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। तो ये पॉइंट हमें गिवन है और इस प्रकार हमें सदिश समीकरण दिया हुआ है। वो क्या है जरा देखिए एक बार। वेक्टर आर -2ik प्लस 3jk प्लस म्यू, नेक्स्ट है 2 - 3 6, 2 - 3 एंड 6 k। ये उस दी गई रेखा का सदिश समीकरण है। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स में कि ये B और ये A है, जब इसके समांतर को रेखा जाती है तो उस रेखा के लिए भी यही B का काम करेगा। तो इस बिंदु से जाने वाली रेखा का हमें सदिश समीकरण चाहिए, तो ये बन जाएगा A का पोजीशन वेक्टर 2ik प्लस 3jk प्लस 2k है, एंड प्लस यहां पर म्यू ऑलरेडी आ चुका तो मैं यहां लैम्बडा लिख देता हूं और b वहीं से उठाता हूं 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। ये हमें जो ज्ञात करनी थी उस रेखा का वेक्टर इक्वेशन हो चुका है। सदिश समीकरण हमने लिख दिया है। हमें समीकरण चाहिए था वो सदिश ही चाहिए था, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट, यानी क्वेश्चन का हाफ पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हाफ में हमें ये जो लाइन दे रखी है वो और जो हमने ज्ञात की है उन दोनों रेखाओं की, उन दोनों लाइंस की बिटवीन डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें ज्ञात करनी है, क्यों दोनों समांतर है। तो आइए इसके लिए मैं काम करता हूँ। इस क्वेश्चन को कंप्लीटली मैं बोर्ड पे करता हूँ, आप अच्छी तरह देखें समझिए और फिर आपसे खोज करके राइट डाउन कर लें। मैं आपको राइट डाउन करने जितना टाइम वीडियो में नहीं दे सकता। तो आइए, हमारा डाउट नंबर 4 है और एक्सरसाइज 14.3 की बात चल रही है, सॉरी 4 की बात चल रही है। और डाउट नंबर 4 आप कहेंगे कि बिंदु 2, 3 एंड 2 से गुजरने वाली तथा रेखा वेक्टर r इज इक्वल -2 + 3 -2 + 3 प्लस म्यू
and 2 minus 3 6, 2 minus 3 6 के समांतर रेखा का सदिश समीकरण, और वो ये है कि वेक्टर आर फॉर्म वही रहता है वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी, जहां पर वेक्टर ए उस बिंदु का पोजीशन वेक्टर होता है जिससे वह रेखा जा रही है, और वो रेखा जा रही है 2 3 2 से, तो इसका पोजीशन वेक्टर 2i केप प्लस 3j केप प्लस 2k केप होता है, प्लस लैम्बडा, और b जिसके समांतर वो जा रही है उसका b ही इसका हमें जो ज्ञात करनी रेखा उसका b होता है। गिवन रेखा का b और फाइंड आउट करने वाली रेखा का b हमेशा सेम होता है यदि वो समांतर या सरेख है। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन किसका, उस रेखा का जो दी गई रेखा की क्या है, समांतर। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स कि हमें इन दोनों लाइन की बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो इस लाइन का एक पॉइंट हमें ज्ञात होना चाहिए और इस लाइन का भी एक पॉइंट हमें ज्ञात होना चाहिए, और वो डिस्टेंस इन दोनों की बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो जो कॉन्सेप्ट हमें अभी लास्ट में पढ़ा है, जो लास्ट डाउट में कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने कि किसी गिवन पॉइंट की गिवन लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो उस पॉइंट से उस लाइन पे ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर होता है, ये था। तो एट फर्स्ट हम लास्ट जो थर्ड नंबर का डाउट है उसके अकॉर्डिंग हम इसे सोल्व करेंगे, इस पॉइंट को लेंगे और इस पर एक अननोन पॉइंट हम सपोज करके उसके कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे, उस अननोन पॉइंट की हम इससे जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर देंगे, वो इन दोनों लाइन के बिटवीन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। आइए मैं इस कॉन्सेप्ट को आगे अप्लाई करता हूं। यहां पर मैं एक बार फिर से आपको डायग्रामेटिकली इसको एक बार डिनोट करता हूं। ये तो हमारी वो लाइन है जिसका हमें इक्वेशन गिवन है, तो पहले मैं इसे वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन में चेंज करता हूं। कार्टेशियन में चेंज करना मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, फिर उससे बता रहा हूं कि जो वेक्टर आर जो लिखते हैं उसका जो कंपोनेंट फॉर्म होता है वो होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है, और ये अपने आप में आई जे के में पड़ा है, यहाँ पर k का कोएफिशिएंट 0 है तो यहाँ पर k गायब है, और ये ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा है। सुनिए क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म होता है x माइनस x1 बाई ए इक्वल y माइनस y1 बाई बी इक्वल z माइनस z1 बाई सी। तो x1 y1 और z1 तो यहाँ i का कोएफिशिएंट x1 है, j का कोएफिशिएंट y1 है, और k का कोएफिशिएंट है वो z1 है। k यहाँ पर एब्सेंस है, इट मींस यहाँ पर z1 का वैल्यू 0 हो, x1 y1 z1 पता हो गया। यहाँ पर जो b है उसमें i j k के जो गुणांक को इंग्लिश बोलते हैं कोएफिशिएंट्स, तो ये जो कोएफिशिएंट्स है वो 2 माइनस 3 और 6 ये हो गया a b और c जो हम नीचे लिखते हैं, और इसके जो यहाँ पर i j k के कोएफिशिएंट है वो होते हैं x y और z। तो इसका कार्टेशियन फॉर्म जब मैं लिखता हूं तो x प्लस 2, सर प्लस क्यों आया, क्योंकि x माइनस x1 होता है और x1 खुद नेगेटिव था और माइनस का साइन फॉर्मेट में है तो प्लस हो गया, और बाई 2 y माइनस 3 और z माइनस 0 बाई 6। और ये जो पॉइंट जिसको हम P कहते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स 2 3 2 हैं। इसके आगे हम बात करते हैं तो इस लाइन को मैं ए बी नाम दे सकता हूं उसकी तरह ही,
और इस पॉइंट जिससे हम परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको मैं Q नाम देता हूँ और कोऑर्डिनेट्स हम अभी पता करते हैं। लास्ट जो डाउट है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि डायरेक्टली आप यहाँ पर Q के कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं, और Q के कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहां लैंग्वेज में लिखता हूं कि बिंदु P232 से रेखा x + 2/2 y - 3/-3 और z - 0/6 पर डाले गए लंब का, या सीधा लिख दूं, लंब पाद के निर्देशांक, लंब पाद कौन है, Q है, तो वो होते हैं x1 प्लस, केवल एक ही कॉन्सेप्ट लिखूंगा, लेमड़ा a कोमा y1 प्लस लेमड़ा b कोमा z1 प्लस लेमड़ा c होता है। x1 ये मैंने बताया, x1 y1 z1, x1 -2 है, y1 +3 है और z1 0 है, a2 है, b -2 और c 6 है। लेमड़ा एक अननोन वेरिएबल है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास में -2 और +2 लेमड़ा कोमा 3 - 3 लेमड़ा कोमा 0 + 6 लेमड़ा, तो मैं से 6 लेमड़ा ही लिख देता हूँ। यह आगे उस लंब पाद के निर्देशांक। हमारी जो रेखा है जिसे मैंने ये भी कहा है कि जो दिक् अनुपात हैं वो हैं 2 - 3 और 6। और जो हमारा लंब है उसको मैंने PQ कहा है, उसके जो दिक् अनुपात हैं वो होंगे Q वाले दिक् अनुपात में से P के जो निर्देशांक घटाए जाएंगे, Q के निर्देशांकों में से P के निर्देशांक घटाएंगे तो लंब PQ के दिक् अनुपात हमें ज्ञात हो जाएंगे। -2 + 2 लेमड़ा में से 2 माइनस करोगे तो -4 + 2 लेमड़ा हो जाएगा, -4 + 2 लेमड़ा कोमा, इसमें से 3 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा -3 लेमड़ा, इसमें से 2 माइनस करोगे तो ये हो गया -2 + 6 लेमड़ा। अब जो लंब है वो और रेखा जो है वो परपेंडिकुलर है, लंबवत है, ये PQ और AB लंबवत है, तो PQ के दिक् अनुपात और AB के दिक् अनुपातों के गुणनफल का योगफल 0 होना चाहिए। जब दो लाइन ईच अदर के परपेंडिकुलर होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम ऑलवेज 0 होता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करता हूँ। लाइन की डायरेक्शन रेशियोज ये पढ़े और वो जो परपेंडिकुलर है PQ उसके डायरेक्शन रेशियोज ये पढ़े। इन करस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। क्या आता है
डायरेक्टली लिखता हूं, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया -8 + 4 लेमड़ा, -8 + 4 लेमड़ा प्लस -9 लेमड़ा हो गया, तो माइनस लगा दूं यहाँ पर। फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 -12 और प्लस 36 लेमड़ा इज इक्वल क्या होना चाहिए। लेमड़ा को देखा जाए तो 40 -9 दैट मीन्स 31 लेमड़ा -20, यदि उधर जाता तो +20 होगा, और लेमड़ा इज इक्वल +20/31। देख ले एक बार गौर से, लेमड़ा की वैल्यू होगी +20/31। स्टूडेंट्स हम यहाँ देख रहे हैं कि जो एक बार से चेक करते हैं मल्टीप्लाई को, ये 2 4 से -8 +4 ये -9 सॉरी +9 होगा, तो ये हो गया हमारे पास 49 लेमड़ा इज इक्वल 20 और लेमड़ा इज इक्वल 20/49। ओके, ये लेमड़ा की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो Q के कोऑर्डिनेट्स आएंगे और P की डिस्टेंस हम लास्ट जो था डाउट था उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एक और कॉन्सेप्ट है मेरे पास, यदि आप उसको और इजी बनाना चाहो तो 2 पैरेलल लाइन की बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि दोनों पैरेलल है, समांतर है, इसके समांतर है इस बिंदु से जाने वाली रेखा, यानी ये और ये परस्पर, ये पूरी लाइन ये समांतर है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो ज्ञात करने का सूत्र जो होता है उसके द्वारा भी हम इन्हें ज्ञात कर सकते हैं। मैं ये दोनों इक्वेशन रखूंगा, एक बार इसको देख लिया कॉन्सेप्ट को। इसमें अभी लेमड़ा का वैल्यू पुट करना है, Q फाइंड आउट करना है, फिर P और Q के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी आप सूत्र के द्वारा ज्ञात करेंगे। पर स्टूडेंट्स हम यहाँ दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र अप्लाई करें तो क्या होगा, तो मैं एक बार इतने पार्ट को रीच करता हूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए दो पैरेलल जो लाइन होती है उसमें मैं इसको A1 से डिनोट करूंगा, ये B ही रहेगा, और ये जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट जो है उसको मैं A2 कहता हूं और ये B ही रहेगा क्योंकि ये दोनों में सेम है। तो बोर्ड पे एक बार देख लिया आपसे दोनों इक्वेशंस। और दो समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर D इज इक्वल, यहाँ पर ये मॉड्यूलस है क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, यहाँ पर जो B है वो वेक्टर आ जाएगा, क्रॉस आएगा, A2 - A1 आएगा, और बाय वेक्टर जो B था उसका मैग्नीट्यूड आएगा। आप देखिए B हमारे पास ऑलरेडी पड़ा, कौन है B, मैं अलग से यहाँ पर शो करता हूँ B कौन है। B है ये वाला 2 - 3 2ik -3jk + 6k, ओके। एंड A1 और A2 कौन है वो भी मैं आपको यहाँ पर अलग से शो करता हूँ। A1 है ये फर्स्ट पॉइंट जो है -2ik + 3jk के यहाँ एब्सेंस है, और 2ik + 3jk + 2kk। अब इसका B का मैग्नीट्यूड भी मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर सकता हूँ। √2 is 4, √3 is 9, √6 is 36. That means the value of the magnitude of B becomes 7. Now I put the value of each in it. B is 2i cap -3j cap + 6k cap, ओके। एंड A2 - A1, A2 में से A1 को माइनस करो, 2 -2 दैट मीन्स ये हो गया क्रॉस है यहाँ पर, सॉरी क्रॉस है यहाँ पर, ये आएगा 4ik A2 - A1, 3 - 3 ये 0 हो गया, और 2 - 0 इज इक्वल +2kk हो गया, ओके। एंड डाउन में हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ B इज 7,
इसको हम क्रॉस करवाते हैं, तो क्रॉस करवाने का हमारे पास डिटरमिनेंट फॉर्म होता है। उसमें क्या होता है, यहाँ पर आई और जे और के होता है, और फर्स्ट जो वेक्टर है उसके कोऑर्डिनेट्स डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं उनको फर्स्ट रो में पुट करते हैं, और सेकंड जो होता है उसको सेकंड रो में पुट करते हैं। ये इस तरह से होगा। ओके, इसको एज ए डिटरमिनेंट फॉर्म हम सोल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू जो आएगा वो रहेगा, देखिए इसको छोड़िए, ये -6 और -0, दैट मीन्स इट विल बिकम -6ik। इसका ऑर्डर वो माइनस है इसलिए माइनस आएगा, इसका जो एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज, इसको थोड़ा क्लियर लिख दूं, -6i माइनस, ये गया और ये गया, ये 2 और -24, 4 और -24 -20 +20 हो गया, +20 जे, और ये गया तो 0 और +12, तो +12 के। ओके, ये आ गया हमारे पास में इस इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, थोड़ी जगह है अपने पास, कैन यू सी हियर। ओके ओके, ये कंप्लीट इसका मैग्नीट्यूड होगा, जो क्रॉस होने के बाद वैल्यू आएगा वो, तो इसका मैग्नीट्यूड जो बनेगा वो स्टूडेंट्स, जो वैल्यू मेरे पास आनी है डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग, मैग्नीट्यूड जो इसका होना है वो होगा हमारे पास 36 + 400 एंड +144, और स्क्वायर रूट ऑफ इट विल बिकम 50, 80 एंड 580, it will become 580 और स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाय 7। इतना यूनिट उन दोनों लाइन की बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, √580/7। स्टूडेंट जरा बोर्ड पे गौर से देखें, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही शानदार चैप्टर है। इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज 14.4 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम 14.5 की थीम पहले समझेंगे, उसको डिस्क्राइब करूंगा मैं आपके लिए, और अच्छी तरह पढ़ें, देखें, मेहनत करें, होमवर्क जरूर से करें और कंटिन्यूटी बनाए रखें। एक दिन भी आप मिस नहीं करें, एक दिन भी मिस करते हो आपका सारा आगे का पार्ट है वो मिस हो जाता है, और उसमें से आप कुछ सीख भी नहीं पाते हो, अच्छी तरह समझ में भी नहीं आता और मन भी नहीं लगता पढ़ाई में। इसलिए इस बात को ध्यान रखें, डेली मेहनत करें, डेली जितना पढ़ा जाता है उतना आप रफ कॉपी में सोल्व करें, और अच्छी तरह आ जाए तो उसे फेयर कॉपी में जरूर से करें, क्योंकि फेयर कॉपी ही आपका सब कुछ है। जो एग्जाम में तैयारी करोगे, एक ये बात दिमाग से निकाल दें आप लोग कि एग्जाम नहीं होना है या फिर कोरोना चल रहा है, जो कोरोना यूं चलेगा, एग्जाम वैसे ही होना है, उसी तरह से होना है, उसी टाइम पे होना है और अकॉर्डिंग टू शेड्यूल होना है, और सिलेबस भी वही रहना है। थोड़ा बहुत कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मेहनत करें, होमवर्क करें। थैंक यू।